हाँ दोस्तों, सीजीएल मेंस के पेपर आप लोगों के कंडक्ट हो चुके हैं 26/10/2023, 26 अक्टूबर के दिन आप लोगों का सीजीएल मेंस 2023 का पेपर कंडक्ट हुआ है। ठीक है, एक ही शिफ्ट आप लोगों की थी 9 से 12 की, जिसके अंदर पहला जो सेशन है, फर्स्ट सेशन के अंदर आपका पेपर कंडक्ट हुआ है। ठीक है, और टोटल हमारे पास में 30 क्वेश्चंस हैं। इन 30 क्वेश्चंस का हम लोग जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में इनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से कैसे आप पूरे पेपर को उड़ा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड के साथ में हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, कि कैसे मिनिमल टाइम अप्रोच और एलिमिनेशन अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चंस के अंदर थॉट प्रोसेस क्या क्या हमारे पास में लगेगा, वो थॉट प्रोसेस हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने मेंस का पेपर जिन्होंने भी दिया था उनका अच्छा गया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना है। इसके साथ ही सेशन को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो सभी के साथ में। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एनालिटिकल पार्ट, यानी कि आप ये समझो, जैसा मैंने आपको कहा था ना, मेरे शॉर्ट्स भी अब भी अपलोडेड है आप लोगों का, आप चेक कर सकते हो मेंस से पहले का कौन से टॉपिक से किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे वो एक्यूरेटली मैच हुआ है। ठीक है, और जैसा मैंने प्रॉमिसली आप लोग बोला था कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आने, उसी तरीके से आए थे जो मॉक्स हमने करवाए थे। ठीक है, मॉक्स का मॉड्यूल आप पूरा देख सकते हो, इसी मॉड्यूल पे आपके मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है, तो आई होप वो सब आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अपने स्कोर्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आपको जरूर शेयर करने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एनालिटिक्स। वहां आप लोग देखोगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस साल क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज कितने प्रश्न पूछे गए। कोडिंग रिकॉर्डिंग के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, तो लास्ट टाइम भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, यहां कोई भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका मेंस 2022 का पेपर था उसके अंदर यहां पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ना पूछ करके थोड़ा सा टिपिकल रीअरेंजमेंट के ऊपर, अनस्क्रैम्बलिंग के ऊपर पूछा था। इस बार 2 वैरायटीज आप लोगों से पूछी गई हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट है, मतलब एसएससी बैंकिंग फॉर्मेट के ऊपर जाता नहीं है। और पिछले 4-5 एग्जाम से कहीं ना कहीं क्लियर है कि सीजीएल का प्री हुआ हो या सीएचएसएल का प्री हुआ हो या एमटीएस के पेपर आप लोगों के हुए हैं, रिसेंटली जितने भी एग्जाम आप लोगों के हो रहे हैं उसमें प्रत्येक में अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर हर एक वैरायटी जो कि पहले बैंकिंग में या यूपीएसआई जैसे पेपर्स के अंदर पूछी जाती थी, अब वो आप लोगों के सीजीएल मेंस के अंदर भी लास्ट टाइम पूछी गई थी। शुरुआत सीजीएल मेंस 2022 से ही हुई थी इस तरह के पैटर्न्स की, और अब अल्फाबेट के ऊपर अच्छी वैरायटीज आप लोगों से पूछी जा रही हैं। 2 प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं आप लोगों से। ठीक है, दोनों ही थोड़े से डिफरेंट है, रूल बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए थे। लेटर एनालॉजी 0 क्वेश्चन है, लेटर क्लासिफिकेशन के ऊपर 0 है, दोनों एकदम नहीं थे। लेटर सीरीज की अगर बात करें 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, 2 प्रश्न इसके ऊपर दोनों देखने को मिलेंगे, एक नॉर्मल सीरीज के ऊपर है, एक सीक्वेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। सीक्वेंस थोड़ा सा हटके थी, इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं है आपके पास में। ठीक है, ये हमारे पास लेटर बेस्ड रीजनिंग हो जाती है, और लेटर बेस्ड रीजनिंग के अंदर आप देख सकते हो 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस आप लोगों से यहां पर पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के इस सेक्शन से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम 5 पूछे थे, इस बार 6 क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, अब देखो जीके बेस्ड एनालॉजी की बात करें तो यहां पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसका वेटेज हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा आपको हल्का सा सोचने पे मजबूर करेंगे। बेसिक जनरल नॉलेज आप लोगों की यहां पर पूछी जाती है। नंबर बेस्ड के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस की यहां पर बात करें तो सरप्राइजिंगली, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ऑपरेशन जो है इसके ऊपर 4 सवाल पूछ लिए, पता नहीं क्यों, लेकिन सरलीकरण के क्वेश्चंस इतने ज्यादा जो पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल बॉड मास लगा के सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड था कुछ बेहतर इसके अंदर आप लोगों से पूछा जाता। यहां 4 देने के बजाय अगर ये यहां क्वेश्चंस की संख्या इंक्रीज करते तो स्टूडेंट भी थोड़ा सा परेशान जरूर होता। ठीक है, बट एनीवेज नंबर बेस्ड रीजनिंग का सेक्शन काफी आसान रहा, काफी मॉडरेट लेवल का यहां पर देखने को मिला। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो 5, 6, 7 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, मेंस के पेपर के लिए एक्सपेक्टेड क्या मॉड्यूल हो सकता है। मैंने कहा था लास्ट टाइम 8 क्वेश्चन नॉन वर्बल पे थे, इस बार नहीं पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। हर सेक्शन के अंदर 1-1 क्वेश्चन बाकी बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर 0 है, रैंकिंग टेस्ट के अंदर 0 है, ब्लड रिलेशन पे 1 सवाल पूछा गया है। ठीक है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, लास्ट टाइम रैंकिंग टेस्ट पूछा गया था, इस बार रैंकिंग टेस्ट के ऊपर सवाल नहीं है, अर्थमेटिकल के ऊपर नहीं है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल नहीं था। ठीक है, और यहां टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से 2 क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर आए हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 2 ही प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिले। ठीक है,
वेन डायग्राम और सिलॉग लॉजिकल के पोर्शन पे हम लोग आ जाते हैं। तो लॉजिकल के पोर्शन से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जो कि एग्जैक्ट सिनेरियो जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ था। यहां आप देखो 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए, यहां पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल के सेक्शन से आप लोगों से पूछे गए हैं। ये पूरा क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन था जो आप लोगों के इस बार मेंस में पूछा गया है। एनालिटिकल रीजनिंग में आप लोगों के जो प्रश्न है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इन सब के ऊपर प्रश्न पूछे गए जैसा कि हर बार पूछे जाते हैं। सिलॉग का क्वेश्चन एक आपके पास में था। वेन डायग्राम लास्ट ईयर भी नहीं था 2022 के मेंस के अंदर, इस बार 2023 के मेंस में भी नहीं पूछा गया। ये था एनालिटिक्स। आपने समझा कि पेपर कौन कौन से सेक्शन से आ रहा है। अब आप अगर आप मेंस देना चाहते हो, आपका टारगेट है कि 2024 या 25 में आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो आपको इन वेटेज पे ध्यान देना है। कौन सा पोर्शन तैयार है, कौन सा अभी तैयार नहीं है, वो आपको देखना है। देखिए ये हमारे पास में फाउंडेशन बैच है, और फाउंडेशन बैच जो भी स्टूडेंट 2024 और 25 के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फाउंडेशन बैच में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो, जो कि आप हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भले कमिंग आपके पास 2024 का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, फेज या रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, या आपके स्टेट वाइज यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए एकमात्र ऐसा आपके पास में बैच है जिसके अंदर कंप्लीट रीजनिंग कवर होगी, और जिसके अंदर आप मेरे सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। भले वो एलिमिनेशन मेथड है, थॉट प्रोसेस है, किलर आर्ग्यूमेंट आपके पास में हो जाते हैं, या यहाँ पे सिल्वर रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, इन सब मेथड्स के साथ में बेस्ट तरीके से बैच आपका होगा। और इसके साथ ही 20 टेस्ट इसके अंदर, ठीक है, वो कोर्स होने के बाद में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये जो टेस्ट रहेंगे आप लोगों के, ये टेस्ट आपके जो भी कमिंग एग्जाम है 2024 के, उनके लिए बेस्ट तरीके से डिजाइन टेस्ट होंगे, ठीक है। जैसा मैं मॉक्स आपको यूट्यूब पे कराता हूं, उसी लेवल के मॉक्स रहने वाले हैं आप लोगों के पास में, ठीक है, जिनको आप एकदम एग्जाम मोड पे अटेम्प्ट कर पाओगे। पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, और कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं जो आप फ्री में कोई भी स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उनको अटेम्प्ट कर सकता है, जो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने चाहिए। नेक्स्ट चलें। ये हमारे पास में रीजनिंग का यूपीएसआई स्पेशल बैच है। यूपीएसआई में स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी, और उनके लिए मैं यूपीएसआई का बैच लेकर के आ चुका हूं, जो कि एक लाइव और रिकॉर्डेड बैच रहेगा, ठीक है। ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ में ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो यूपीएसआई बैच जो है, जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, रीजनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। रीजनिंग में तो रीजनिंग है ही पूरा का पूरा सेक्शन, ठीक है। 50-55 के आसपास जो है टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कि 1/3 के आसपास वेटेज रखता है पूरे यूपीएसआई के एग्जाम में। तो यूपीएसआई के लिए रीजनिंग आपको अच्छे लेवल पे तैयार करनी है, तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच आपके पास में यहां पर हो जाता है, जिसमें लाइव क्लासेस तो चलेंगी, रिकॉर्डेड भी एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ में एक और सोने पे सुहागा, आपको इसके अंदर जो है 20 टेस्ट एकदम फ्री मिलेंगे, जो कि यूपीएसआई के एग्जाम से पहले आपके लिए अवेलेबल होंगे। यूपीएसआई मॉड्यूल के ऊपर ये रहने वाले। इस तरीके से आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज हो गया, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की है, और इसके साथ ही आपके पास में रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी है। नेक्स्ट हमारे पास एसएससी जीडी के लिए स्पेसिफिक बैच आप लोगों के लिए है। एग्जाम आपके जनवरी-फरवरी के अंदर जो है वो लगने वाले। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं, जो कि 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपके पास में आने वाला है, ठीक है। अगर फौजी बनने का जुनून है आपके अंदर और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसके साथ ही सीजीएल मेंस वाला जो बैच था रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। जो भी सीएचएसएल मेंस की या सीजीएल मेंस नेक्स्ट की टारगेट कर रहे हैं, और जिनको रीजनिंग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में चाहिए, उनके लिए बैच बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। फॉलो कर लेना बलराम से रीजनिंग को ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इसके साथ ही आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है। तो पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम के ऊपर, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं हम लोग फर्स्ट सेट की, जो आप लोगों का जो है कंडक्ट हुआ है 26 तारीख को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, सुबह की शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है, 9 से 10 सबसे पहले पाला पड़ा था रीजनिंग और मैथ से ही। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में कार्ड को लिखा जाता है 7359, SERV को लिखा जाता है 1256, पैक को लिखा जाता है यहां पे 8497। तो डी के लिए क्या कोड आपके पास में होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, जब भी ऐसा सवाल दिखेगा, 4 अक्षर की मैचिंग आपके पास में 4 अंकों के साथ में है। 4 अक्षर की मैचिंग 4 अंकों के साथ में आपको दे रखी है, यानी कि हमें जो ज्ञात करना है डी का कोड, ये हमारे पास में है केवल और केवल यहां पे। यहां डी नहीं है तो डी का कोड भी नहीं होगा, यहां डी नहीं है तो डी का कोड भी नहीं होगा। ये किलर आर्ग्यूमेंट है आपके पास में। अगर 8 4 9 7 नहीं हो सकता तो इनको हटा दिया हमने। 1 2 5 6 नहीं हो सकता तो 5 को हटा दिया, बच गया बी। बी करेक्ट आंसर होगा। अगर डी इन दोनों सेंटेंस में नहीं है तो डी का कोड भी नहीं होगा। ये आपके पास में किलर आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और किलर आर्ग्यूमेंट से आप यहां पर एलिमिनेशन कर देते हो।
ठीक है, एलिमिनेशन से मात्र 2-3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन दिखते ही आपको उड़ाना होता है इस टाइप का। या तो डिजिट सम लगता है इन क्वेश्चंस के अंदर, या फिक्स मैचिंग आपके पास में यहां पर होती है। फिक्स मैचिंग है, एलिमिनेशन से उड़ा डालो इन क्वेश्चंस को, 2-3 सेकंड से ज्यादा इनमें समय आपको नहीं देना है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास में। निश्चित कूट भाषा में बटर को लिखा जाता है CWWSCO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। थ्योरी को यह लिखा जाता है, तो लेटेंट के लिए कैसे कोड किया जाएगा। यहां आप देखो कि यहां हमको लेटर से लेटर की मैचिंग दे रखी है, तो इन प्रश्नों में आपको इनको अप डाउन फॉर्मेट के अंदर लिखना है। चलिए देखें, बटर हमारे पास में है, ठीक है, और इसको लिखा गया है CWWSCO हमारे पास में। अब देखो 2, 21, 20, 20, 5, 18, यहां जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको 4 तरह के पैटर्न दिमाग में होने चाहिए कि सर 4 तरीके कौन कौन से। एक तो पहले से पहले की मैचिंग चेक करो, अगर नहीं है तो पहले से आखिरी की मैचिंग पे आ जाओ, अगर नहीं है तो क्रॉस मैचिंग पे आ जाओ, अगर नहीं है तब आपको सेक्शन वाइज मैचिंग के ऊपर आना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहां हमारे पास में 2 से 3 आए, प्लस का 1 है, यहां देखो प्लस का 2 है, ये तो सीरीज के रूप में हमारे पास चल रहा है। इधर माइनस का 1 है, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है, यानी कि सेक्शन वाइज तर्क लगा है, आधे हिस्से में अलग और आधे हिस्से में अलग। ठीक है, 2 हिस्से कर दिए, पहला और दूसरा, दोनों में सीरीज का तर्क है, एक में एडिशन चल रहा है, एक में सब्ट्रैक्शन आपके पास में चल रहा है। ठीक है, यहां मैच कर लो, टी में प्लस का 1 है, प्लस का 2 है और ये प्लस का 3 है, इधर माइनस का 1 है, माइनस का 2 है और माइनस का 3 आपके पास में एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब लेटेंट का कोड निकालो कि सर यहां प्लस का 1 करेंगे तो ये आ जाएगा एल के बाद एम, प्लस का 2 करेंगे सी, प्लस का 3 करेंगे डब्लू, माइनस का 1 करेंगे डी, माइनस का 2 करेंगे एल, माइनस का 3 करेंगे क्यू हमारे पास में होगा। ये कौन से विकल्प में हो जाता है? ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न हमारे पास में संख्या 714836, प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। इस तरीके से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के बैंकिंग फॉर्मेट के अंदर हमेशा से पूछे गए, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने में जितने भी प्री और मेंस के पेपर एसएससी ने कंडक्ट करवाए हैं, उनमें से हर पेपर के अंदर आपके पास अल्फाबेट टेस्ट की हर एक अलग अलग वेराइटीज पूछी जा रही है। शुरुआत हुई थी पिछली बार के सीजीएल मेंस से, फिर उसके बाद सीएचएसएल मेंस 2022 में भी यही हुआ, और फिर आपके पास सीजीएल और सीएचएसएल प्री के पेपर्स में भी यही हुआ, एमटीएस प्री के पेपर में भी यही देखने को मिला, सीपी और स्टेनो के पेपर्स में भी यही देखने को मिला। अब क्लियर हो गया कि ये जो टॉपिक जिसमें आप अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पहले देखा करते थे केवल अल्फाबेट टेस्ट में, अब इसके अलावा भी जो बतेरी पैटर्न पूछे जा सकते हैं वो पैटर्न्स पूछना स्टार्ट हो गया। ज्यादा वेराइटीज पूछी जा रही हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेटिव कर दिया है रीजनिंग को। 2023 एकदम एक रिवॉल्यूशन है रीजनिंग के लेवल को बढ़ाने की तरफ। ठीक है, बट ओवरऑल मेंस के पेपर की बात करें तो यहां तो क्वेश्चंस आप लोगों के आसान पूछे गए। देखो ये संख्या है, संख्या को प्रत्येक अंक बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखना है, तो संख्या हमारे पास में है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बट इन क्वेश्चंस में अपने कंपोज रखना, अपने आप अपने माइंड को शांत रखना। क्या आसान सवाल है, लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। इनमें सिली मिस्टेक ही करता है स्टूडेंट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको स्कूल का 4थी क्लास का बच्चा ना कर पाए, करेगा, लेकिन उसको समय ज्यादा लगेगा और समय आपके पास में कम। तो ये टाइम का चैलेंज ज्यादा है रीजनिंग के अंदर एज कंपेयर टू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बेहतर पूछे जा रहे हैं बहुत तरह के सेक्शंस के अंदर, जैसे नंबर बेस्ड रीजनिंग है, नॉन वर्बल है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे किए जा रहे हैं, और साथ के साथ टाइम वाला पार्ट तो ऐसा है कि देखते ही उड़ाना है, उस लेवल पे आपको तैयार होना है। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा है आपके पास में 1, ठीक है, इसके बाद में होगा 3, 3 के बाद में होगा 4, 4 के बाद होगा 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। कितने मैच हो रहे हैं? यहाँ मैचिंग नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इस जगह है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, केवल और केवल एक है हमारे पास में नंबर, अंक जो समान होगा अपनी स्थिति में, इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद भी। आरोही या फिर असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास में होता है, बढ़ता हुआ क्रम, लेफ्ट से राइट आप बढ़ते हुए क्रम में अंकों को लिख रहे हो। ठीक है, इसी तरह के सवाल अक्षरों पे भी पूछे जाते हैं, संख्याओं पे भी पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करवाता है, और इसके बाद भी कई बार उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, आधे पे अलग ऑपरेशन लगा देगा। 2-3 टाइप से संक्रियाएं लगाई जा सकती है। बैंक में अच्छे लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी रखी जाती है, अभी बहुत आसान लेवल ही आप लोगों से पूछा गया है।
ठीक है, बट आपको तैयार रहना है। ये इंडिकेशन है कि कमिंग जो एग्जामिनेशन हैं उसके लिए आपको और बेहतर लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास में हॉकी शब्द के दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे अक्षर बाएं से दाएं गिनने पर प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो हॉकी हमारे पास में है और हॉकी के अक्षर आप लोगों को लेने हैं दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हमारे पास में यहां पर लेटर है। तो लेटर हो गए ओ, के, ई और वाई हमारे पास में, इनसे कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, अब एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी को ये ओके शब्द सार्थक शब्द लग रहा है तो वो पूर्णतः गलत है। ठीक है, ये ओके शब्द जो हम लोग यूज कर लेते हैं ना, ओके या ओके ए वाई, ओके ई वाई, ओकी, ओके आई ई, अलग अलग जो यूज किए जाते हैं स्लैंग में, ठीक है, वो कोई सार्थक हमारे पास में इंग्लिश डिक्शनरी का शब्द नहीं है। ठीक है, यहां हमारे पास सार्थक शब्द बनेगा, देखो चारों अक्षरों का प्रयोग करना है, 3 अक्षर का करना होता तो की भी बन जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोई, कोये, योग, एक तो बन रहा है योग। ठीक है, योग अगर आप लोग जानते हैं तो बैलगाड़ी होती थी, ऊंट गाड़ी जो गांव के अंदर चलती है, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, सांड गाड़ी, भैंसा गाड़ी, जो भी आपको नाम पता हो, तो उनके कंधों पे जो एक लकड़ी का ढांचा बना के रखा जाता है जिससे पूरा अटैच किया जाता है गाड़ी को पीछे, उसे हम कहते हैं योग। ठीक है, तो योग एक सार्थक शब्द होता है और ओके एक सार्थक शब्द नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूं, और कोई शब्द इससे सार्थक बन नहीं रहा, तो एक शब्द इससे सार्थक बनेगा और वो सार्थक बनने वाला शब्द है आपके पास में योग। ठीक है, नेक्स्ट चलें। प्रश्न है हमारे पास में, देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां आपके पास में एक सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस वाले सवाल हैं, लेकिन सीक्वेंस को देखते, जो मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, सीक्वेंस को ध्यान से देखो। एक तो इन्होंने 4-4 अक्षरों के बीच में गैप छोड़ रखा है। ठीक है, 4-4 अक्षरों के बीच में ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा गैप इन्होंने यहां पर मेंटेन कर रखा था। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि यहां सारे अक्षर शुरू से एंड तक अलग है। ध्यान से देखिए, सारे अक्षर शुरू से एंड तक अलग है। ये हिंट है कि आपके पास में यहां पर कोई स्टैंडर्ड रिपीटेशन नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? कोई स्टैंडर्ड रिपीटेशन आपके पास में यहां पर नहीं चला है। तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, डी है, डी से एफ गए 2 का अंतर है, एफ से जी 1 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है। ठीक है, एल से एम गए 1 का अंतर है, इधर देखा 2 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है। एकांतर लॉजिक चल रहा है। कौन सा लॉजिक चल रहा है? एकांतर, एक बार 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो देखो यहां 2 है तो इधर रहा होगा हमारे पास 1 का अंतर, यानी कि यहां रहा होगा सी, तो ए से सी में 2 का अंतर है, सी से डी में 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का, फिर 1 का अंतर रहेगा, तो यहां आ जाएगा जे, फिर रहेगा हमारे पास में जी से आई 2 का, फिर 1 का, फिर इधर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, 1 का। अगली बार अगर हम लोग चलें तो ये हमारे पास 2 का अंतर होगा, तो यहां आएगा आर, आर के बाद 1 का अंतर होगा, तो आर के बाद एस, एस के बाद 2 का अंतर है। अब यहां देखो वाई से ए देखा जाए 2 का अंतर है, तो अगली बार 1 का अंतर होगा, यहां आएगा बी, फिर अगली बार 2 का अंतर है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। एकांतर श्रेणी यहां पर लगी है। कैसी लग रही है? एकांतर श्रेणी है। और क्योंकि इसके अंदर इतने तरह के अल्फाबेट थे तो इसमें एक एक का पैटर्न आप लोगों को देखना था। अल्टरनेट सीरीज हमारे पास में यहां पर फॉलो हुई है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सी जे आर एस बी, सी जे आर एस बी कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस सवाल को देखते ही क्लियर है, ए से जेड की अल्फाबेट जो हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला है वो यहां पे दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये हमारे पास में फाउंडेशन बैच है, ये आपके लिए अवेलेबल है और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही आपके पास डिफरेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी और जीडी के एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए स्पेसिफिक बैचेस हैं विथ टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट सर, ये देखिए हमारे पास एक और सवाल जो आप लोगों का पूछा गया है इसी तरीके से, काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक से इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 3 स्टेप मेथड आपको लगाना होता है जब भी आपके पास में श्रृंखला कुछ इस तरीके से पूछी जाती है। ठीक है, 3 स्टेप मेथड क्या है? देखो 3 स्टेप मेथड, सबसे पहले काउंट करो, तो काउंट करें हम लोग, तो ये आ रहा हमारे पास में 4, ये आ रहा हमारे पास 8, ये हो रहा हमारे पास 12 और ये हो रहा हमारे पास में 3, 15। 15 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 3,
दूसरा स्टेप है पता करो इसमें 5 का पैटर्न है या 3 का। 5 गुणा 3 का मतलब है या तो 5 5 के 3 पैटर्न है या 3 3 के 5 पैटर्न है। ये तुरंत आप इसकी काउंटिंग करते ही बता सकते हो। अब आपको सारे पैटर्न ट्राई ना करके 3 और 5 के पैटर्न देखने। हम देखें तो यहां पी आर वाई ए जेड पी बहुत सारी वैरायटी है, यानी कि 5 का पैटर्न हम लोग यहां पर ट्राई करेंगे। यहां पे 5 का पैटर्न 3 और 2 5 जेड पे खत्म, ये भी जेड पे खत्म। एक समानता दिखी कि भैया जेड पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये पी है, इधर पी है तो ये पहला तो पी ही होगा। दूसरा आर है, दूसरा आर है तो इधर भी आर ही होगा। तीसरा ए है, तीसरा ए है तो इधर भी ए होगा। चौथा वाई है और ये भी वाई हम लोग कर सकते हैं सभी जगह। ठीक है, क्या हो रहा है, फिक्स अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। 5 का पैटर्न था। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो रिक्त स्थान हमने भर ही दिए। काउंट फैक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, 3 स्टेप मेथड कि बलराम सर का 3 स्टेप मेथड लगा डाला तो इन क्वेश्चंस में लाइव जिंगा लाला। अब ऑप्शंस अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली इनमें समय आप लोगों का ज्यादा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ए और जेड आना चाहिए शुरुआत में, एलिमिनेट करते हो चलो ए जेड आ गया। लास्ट में अगर देखा जाए ए जेड पी वाई, ए जेड पी वाई आर वाई, ये हमारे पास सी विकल्प के अंदर है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए यहां निम्नलिखित में से 3 शब्द युग्म में कुछ मायनों में एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा शब्द युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सा इस समूह से संबंधित आपके पास में नहीं होगा, ये आप लोगों से वर्गीकरण यहां पे पूछा गया है। जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड ऑन ये सवाल आपके पास में है। ठीक है, अब देखो क्लोज का रिलेशन डिस्टेंस के साथ में, तो एक तो कोई चीज पास में है और डिस्टेंट यानी कि दूर है हम लोगों से, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीतार्थी हो गए। ट्रेवल करना और टूर करना ये समानार्थी है। ये क्या है, सिनोनिम्स आपके पास में है। लुक और सी ये भी सिनोनिम है। कैरी और लिफ्ट ये भी सिनोनिम है। तो केवल एक पेयर था जिसके अंदर काइंड ऑफ एंटोनिम्स आपको दे रखे हैं, विपरीतार्थी यहां पर दिए हुए हैं। बाकी तीनों के अंदर आपको सिनोनिम दिया गया है, तो ए आपके पास सही उत्तर यहां पे होगा। वर्गीकरण यहां पे पूछा गया था, जीके क्लासिफिकेशन आप लोगों से इस प्रश्न के अंदर पूछा गया था, और ये आप लोगों के सामान्य जीवन, दैनिक जीवन से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, प्रश्न है हमारे पास में क्राउड का रिलेशन डेंस से है, तो स्लोप का रिलेशन किससे होगा? ये यहां पर जी के एनालॉजी आप लोगों से पूछी गई है। ठीक है, जो ये सीजीएल 2023 का पेपर 2022 के अंदर भी जी के एनालॉजी के ऊपर प्रश्न आप लोगों से एक पूछा गया था, और यहां भी देख लो क्राउड का रिलेशन डेंस से। डेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज है वो पास पास में है। जैसे जनसंख्या के लिए हम लोग बोलें तो जब बहुत सारे लोग थोड़ी सी जगह पे रह रहे होते हैं तो हम कहते हैं वहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लोगों की डेंसिटी क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, तो क्राउड का रिलेशन डेंस है। क्राउड का मतलब होता है भीड़। अब भीड़ कब, जब बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हैं, जैसे रोड जाम कर रखा है, क्राउड वहां पे बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, या किसी सेमिनार वगैरह में या फिर किसी बड़ी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ हैं, तो उसको एक साथ क्या नाम दिया जाता है, क्राउड दिया जाता है। अब क्राउड में क्या होता है कि भाई जितने क्षेत्रफल पे व्यक्ति खड़े हैं वो डेंसिटी हमारे पास में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्राउड को हम क्या कह देते हैं, बहुत ज्यादा डेंस हो रखा है, बहुत ज्यादा लोग थोड़ी सी जगह में है। ठीक है, ऐसे ही स्लोप के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्राउड जो है वो डेंस हमारे पास में, इसी तरीके से स्लोप क्या होगी, स्लोप का मतलब होता है कि जैसे इस तरीके से हमारे पास में है, इसको हम स्लोप कह देते हैं। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास क्या होती है, एक स्टीप स्लोप हमारे पास में, फिल नहीं, टाइट नहीं, प्लेन नहीं, स्टीप। स्लोप को हम कहते हैं स्टीप, एकदम स्टीप चढ़ाई है, यानी कि शार्प आपको ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये समानार्थी या सिमिलर सेंस में यूज होने वाले शब्दों के ऊपर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, यहां उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। नोट संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना पूरी संख्या के ऊपर ऑपरेशन आपको लगाना है। ठीक है, देखो 5,5 से 25 आ रहा है, ये तो गुणा कर दिया सीधा सीधा, और 2 और 5 से गुणा कर दिया 10, ये तो गुणा कर रखा है सीधा सीधा। ठीक है, सीधा सीधा गुणा कर रखा है, नथिंग एल्स। क्या ऐसे सवाल पूछेंगे अब मेंस में? 4 गुणा 4 16, 7 3 21 नहीं, 3 3 9 है। ठीक है, ये बड़ा आसान। देखो सेट ने बड़ा निराश किया, सेट में तेरी वेराइटीज पड़ी हैं, इनको मेंस में ये पूछना है, पर चलो एनीवेज इसको बैलेंस किया है इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। नेक्स्ट आओ, यहां देखो
निम्नलिखित चार संख्या जोड़ियों में से तीन निश्चित तरीके से समान हैं, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहां आप लोगों का पूछा गया है नंबर क्लासिफिकेशन, संख्या आधारित क्लासिफिकेशन आप लोगों से पूछा गया है। रिलेशन देखो, ये 15 का 9 गुना है, 15 नाम 135, 13 का 9 गुना है, 18 का 9 गुना है और 11 का 8 गुना प्लस 1 है। अलग हो गया बी, जो समानता का पैटर्न है, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा आसान सा और दिखते ही होने वाला सवाल था। ठीक है, तो ये तो भैया मेंस में ऐसे सवाल पूछे गए, कुछ सवाल नंबर बेस तो बड़ा ही लाइट पूछा गया। ठीक है, बाकी जो आप लोगों के लॉजिकल और नॉन वर्बल का सेक्शन है वहां फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चंस। नेक्स्ट ऑफ, ये हमारे पास में सीजीएल मेंस का बैच है, जो अभी नेक्स्ट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं या सीएचएसएल मेंस की, सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल होगा, जो आप इसके साथ में जुड़ सकते हो बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। नेक्स्ट आइए, यहां देखिए 1874 298 1194 4778, एक सीरीज हमारे पास में चल रही है। ठीक है, सीरीज के अंदर देखो अगला टर्म तो 19,000 के पास में आ रहा है। शुरुआत में बेचारा 18 था और यहां पहुंच गया 19,000। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर सीधा आपको गुणा का तर्क ही देखना है, बिना गुणा के सीरीज इतनी जल्दी आपके पास में नहीं बढ़ सकती। तो सीरीज है 18, 74, 298, 1194, 4778 और नेक्स्ट हमारे पास देखना है, आप अप्रोक्सीमेटली देखो, यानी कि लगभग के रूप में देखो कितना गुणा चल रहा है। तो ये सर 1194 से ये आ रहा है 12 चौके 48, 4 गुने के आसपास है लगभग। ये भी लगभग 300 से 4 गुने के आसपास, ये भी 4 गुने के आसपास, इधर भी 4 गुने के आसपास। ध्यान से देखो, 18 चौके 72 प्लस का 2 है, यहां 4 गुना करोगे तो 4 चौके 16, 28 रे 29, 296 प्लस का 2 है। इधर 4 गुना अगर कर देते हो तो ये 300 का 4 गुना 1200 है, 1200 से 8 कम कर दो, प्लस का 2, यही चल रहा है। तो गुणा 4 प्लस का 2 यहां पर होगा, क्या चलेगा, गुणा 4 प्लस का 2 ही आपके पास में यहां पर होगा। तो अब आप देखो कि सर गुणा 4 करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आखिरी अंक को चेक कर लो, आखिरी अंक से चेक करो तो 8 चौके 32, आखिरी अंक 2 है और 2 में 2 जोड़ेंगे तो आखिरी अंक लास्ट डिजिट 4 आएगा। लास्ट डिजिट 4 हमारे पास केवल एक ही विकल्प में, बी विकल्प में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कैलकुलेशन करो, यहां भी एलिमिनेशन ही आपको लगाना है, लास्ट डिजिट से लगाओ। ठीक है, लास्ट डिजिट से हमने तुरंत यहां पे चेक कर लिया कि आखिरी अंक 4 हमारे पास में आना चाहिए था, जो हमको यहां पर दे रखा है, बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, बेसिक सा आपका जो है गणितीय संक्रियाओं के ऊपर सवाल, चिन्हों को बदलो और मान निकालो। चलिए देखते हैं, 113 आपके पास में, 113 4, 217 7 4 बराबर। अब चिन्हों को देखो, भाग है तो भाग की जगह आ रहा है गुणा, गुणा और माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग और प्लस की जगह माइनस। ये हमने चिन्हों को यहां पर बदल दिया, प्लस माइनस गुणा भाग को। अब देखो, ये 7 का भाग देंगे 31 बार जाएगा, माइनस का 4 इधर है, प्लस में देखो 4 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 400 और 13 चौके 52। ठीक है, कितना बनेगा ये हमारे पास में कि अगर सर 4 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में कितना, 27 और 4 31, इसमें 27 जोड़ेंगे, 7 2 9, 5 2 7 और 4 479। ये आपके पास में बी विकल्प के अंदर। बहुत ही बेसिक सा बोर्ड मास के ऊपर आधारित ये सवाल है। बोर्ड मास में जनरली रीजनिंग में इस तरह का सवाल आएगा तो आपको ये डी मास जो है इतना सबसे ज्यादा काम आता है, भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। ये डी मास अगर आपको ध्यान है और इसमें आप इस क्रम को पालन करते हुए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप हमेशा सटीक आंसर तक पहुंचेंगे, कोई गलती आपसे नहीं होगी। आगे बढ़े, प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अनुमानित मान आएगा। अनुमानित मान पूछा है, यानी कि आपके पास में पूछा गया है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट लगभग कितना मान आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के ऊपर बैंकिंग हमेशा क्वेश्चन पूछता है और मैथ में पूछता है तो बात समझ में आती है। यहां रीजनिंग के अंदर अप्रोक्सीमेशन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, सवाल मैथ्स का ही था बट अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाता है आपके पास में। ठीक है, अरिथमेटिक रीजनिंग, पूरी मैथ्स जो है वो अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आ जाती है। एक प्रश्न कई बार आप लोगों से हमेशा से प्री में भी बहुत बार पूछा गया है, तो लगभग मान लेना है, पूरा सॉल्व नहीं करना होता इसको दशमलव में, समय नहीं लगाना। ठीक है, 9.97 है, इसको 10 लिख दो।
ठीक है, ये है हमारे पास, इसको लिख दो 50, 50 और 10 हो जाएगा 60, 60 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 55, ये लो खत्म। इस तरीके से आपको देखना होता है लगभग मान में, और हमें पता है इसके आसपास और सारे मान नहीं हो सकते। 5 घटाना है, 60 में से 5 जाएगा 55 बचेगा, दैट इज इट। इतना सा समय देना होता है अप्रोक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड ऑन। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास में निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में 163 3 147 7 1 आपके पास में। चिन्हों को अगर बदल दिया जाए तो भाग के स्थान पर आ रहा है हमारे पास में गुणा, प्लस के लिए माइनस, गुणा के लिए भाग, और माइनस के लिए हमारे पास प्लस है। इसका मान क्या होगा, देखो इधर भाग देते हैं तो 21 हमारे पास में आएगा, इधर गुणा करेंगे 3 3 9 3 6 18 3 1 3 और 1 4, 489 हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है। माइनस 21 प्लस का 1 है तो माइनस का 20 करेंगे 469 बनेगा। कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में दे रखा है। कुछ नहीं है, बस ध्यान रखो डी मास का भाग गुणा प्लस और माइनस, ये सीक्वेंस आपकी तरीके से फॉलो होनी चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास में देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, देखो 161 4 75 5 4 आपके पास में, इसी तरीके से लिखा करो बिना चिन्हों को, डबल थोड़ी लिखेंगे, लिखने में भी मेहनत कम से कम करनी है, समय हर लेवल पे बचाना है, और जिस दिन माइंडसेट ऐसा जिसका बन गया ना स्टूडेंट का, उसका सिलेक्शन लेना श्योर है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में दे रखा है भाग, भाग के स्थान पे क्या आ जाएगा, भाग और गुणा बदल जाते हैं तो इधर हो जाएगा गुणा। ठीक है, गुणा के स्थान पे हो जाएगा भाग, और प्लस और माइनस की बात करें यहां माइनस और इधर हमारे पास में प्लस हो जाएगा। ठीक है, चिन्हों को बदल के रख दिया, ये आ जाएगा हमारे पास 15, इधर 4 है, इधर माइनस की बात करें 4 16 चौके 64। ठीक है, 644। अब ये हो जाएगा माइनस का 11 है तो 633 बचेगा। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि 4 सवाल थे, चारों एक ही टाइप के पूछ लिए, क्या वैरायटीज खत्म हो गई थी इनके पास। ठीक है, नंबर बेस्ड रीजनिंग, निराशाजनक क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मतलब मेंस का एक औहदा होता है यार, ऐसे नहीं है मेंस में एक ही टाइप के सवाल बार बार पूछ रहे हैं। मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव पूछ ली, रीजनिंग के अंदर जो कैलकुलेटिव नंबर वाले क्वेश्चन से बड़े आसान पूछे। ठीक है, लॉजिकल तो फिर भी अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन यहां बड़ा ये आसान टाइप के, देखो आप देख सकते हो 2-3 सवाल आए थे मेंस के पेपर के अंदर, सारे के सारे एक ही पैटर्न के। ठीक है, एक ही पैटर्न। नेक्स्ट हो, ये हमारे पास में बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, यहां आप लोगों के लिए, ठीक है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, आप लोगों के लिए मैंने फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रखे हैं, जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, फ्री टेस्ट के अंदर अवेलेबल है, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। ठीक है, जैसे CHSL का मेंस आने वाला है तो उसके जो एस्पिरेंट हैं आप फ्री टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ फ्री टेस्ट में सबके लिए फ्री अवेलेबल करवाऊंगा, और बाकी किसी भी कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको टेस्ट सीरीज उसमें साथ के साथ में फ्री मिल जाती है। टेस्ट के लिए आपको अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग मतलब आपको कंप्लीट यहाँ पे बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। नेक्स्ट यहां देखिए QR की मां है, PQ का पति है, SR का भाई है, PS से किस प्रकार संबंधित है। यहां पर हमारे पास रिलेशंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, देखो QR की मां है तो Q जो है हमारे पास में R की मां है, PQ का पति है तो PQ का पति है, ये लीजिए फैमिली ट्री बनाएंगे इसका। SR का भाई है तो R का भाई है, S हमारे पास में। PS से किस प्रकार संबंधित है, P जो है S का क्या लगेगा, ये दोनों बच्चे हैं, ये इनके पेरेंट हैं, P इसका पिता लगेगा, तो फादर हमारे पास में यहां पर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, बेहद आसान, एकदम हलवा सवाल जिसको कह सकते हैं, हलवा क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, कथन के बाद 4 निष्कर्ष आते हैं, दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, तो यहां देखो ये हमारे पास में कथन यहां पे है, और कथन के बाद में निष्कर्ष पूछे, 4 आप लोगों से कंक्लूजन पूछे। मैंने मॉक्स करवाए थे आप लोगों को एग्जाम से पहले, और जिसने देखे हैं ये 4 वाला मॉड्यूल मैंने करवा रखा है आप लोगों को। जितने भी 5 मॉक्स हैं उनमें 4 वाला मॉड्यूल मैंने रखा है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनाता है आप लोगों के पास में। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। इसमें चेक करते टाइम आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास में यहां पर होता है रास्ता, यानी कि पाथ। पाथ अगर है तो हम सवाल में आगे बढ़ेंगे, वरना वो निष्कर्ष गलत होगा।
ठीक है। और दूसरा है वरीयता यानी कि प्रेफरेंस। वरीयता पे हम तभी जाते हैं पाथ होगा तब, ठीक है। ध्यान से समझना, यही ये पूरा टॉपिक इतने से में कवर हो जाएगा आपका, ढंग से आप समझोगे तो, ठीक है। देखो पाथ का मतलब है कि जैसे ये चिन्ह हमारे पास में है तो आप इस तरफ से जाओगे तो आपका वेलकम है, आप आगे जा सकते हो, रास्ता है, लेकिन उस तरफ से आने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। सिमिलरली अगर हमारे पास बराबर का चिन्ह है, इधर से जाओगे रास्ता है, उधर से भी आओगे तो भी रास्ता है, बराबर में दोनों तरफ से रास्ता है, ऐसा चिन्ह है तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, ये पैकमैन वाला गेम होता है ना, पैकमैन के जैसे माउथ है हमारे पास में, तो इस तरफ से एंट्री हो सकती है, पीछे से नहीं, ठीक है। और इसके बाद वरीयता की बात करें तो वरीयता में सबसे ज्यादा वरीयता हमारे पास में इस चिन्ह की है, दूसरे नंबर पे इसकी, तीसरे पे इसकी, और अगर दूसरी तरह के साइन आ रखे हैं तो इनमें वरीयता होगी, या तो ये मिलेगा आपको रास्ते में या फिर ये मिलेंगे, दोनों में से एक चीज मिलती है। ये दो चीज ध्यान रखनी है बस, और हर सवाल में यही चेक करना है। अब आ जाओ पहले निष्कर्ष के ऊपर। पहला हम लोगों से बोलता है s लेस देन m, तो यहां निष्कर्ष पे ध्यान दो, ये बताता है कि m बड़ा है। m बड़ा है तो यहीं से हमें देखना है रास्ता m से s का, क्योंकि यहां हम देख सकते हैं कि m और s के बीच में सबसे बड़ी वरीयता है इस चिन्ह की, और m से s का रास्ता होना चाहिए। तो चेक करो m से s का रास्ता, m इधर s इधर, m से हम निकले, निकलते ही भैया ये देखो रास्ता यहीं बंद है, रास्ता यही बंद है, आप आगे नहीं जा सकते, रास्ता इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इस एंड की तरफ से आप नहीं आ सकते, ये तो यहीं खत्म हो गया, रास्ता ही नहीं है तो आगे कुछ चेक ही नहीं करना, गलत है भाई, असत्य है, ठीक है। आगे चलो, f और s में बराबर लगा रखा है, तो चलिए f और s को चेक करते हैं, f इधर s इधर, ठीक है। f और s में अगर देखा जाए तो s से d रास्ता है और d से f रास्ता है, ठीक है। तो यहां हमारे पास में देखो f से s का रास्ता तो है, लेकिन इस रास्ते में रास्ता है, पहली कंडीशन पास है, दूसरी कंडीशन इसमें एक ही चिन्ह मिला ये वाला, यानी कि रिलेशन कौन सा होगा हमारे पास में, f लेस देन इक्वल टू s। और इस स्थिति में एग्जैक्टली वरीयता को गलत कर दिया इसने, बराबर दे रखा है, वरीयता के अकॉर्डिंग लेस देन इक्वल टू आना चाहिए था, ये हमारे पास में गलत हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो i और j में रिलेशन है, और ये रिलेशन हमको बोलता है यहां पे कि i से j पे जाना है, तो i इधर j इस तरफ, i से आगे बढ़ते हैं, रास्ता यहीं खत्म है, तो ये भी गलत होगा। अगला देखो m और d में रिलेशन है, तो d से m पे आपको आना है, क्या करना है, d से m पर आपको आना है, ठीक है। तो देखो d इधर है, m इधर है, d से f गए, रास्ता खुला है, इधर m पे आए, रास्ता खुला हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। तो अब आप देखो कि d से m पर हम लोग आ रहे हैं, तो यहां हमारे पास में d से m आए हैं, रास्ता पूरा है, यानी कि सर हमने चौथे को चेक किया और चौथे में रास्ता तो है। अब वरीयता की बात करें तो हमको दो चिन्ह मिले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, वरीयता ज्यादा होगी इसकी, और यही यहां पे दे रखा है, तो फोर्थ वाला सही आपके पास होगा, ओनली फोर्थ इज ट्रू, केवल कंक्लूजन चौथा आपके पास में अनुसरण यहां पर करेगा, ठीक है। वही पैटर्न जो कि आपको एग्जाम से पहले मैंने करवाए थे, ठीक है। एग्जाम जिस स्तर का पूछा गया उस स्तर के मॉक्स में आपको करवा चुका हूं, और ये आप जाके अब भी चेक कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट को हमेशा बना के रखना, जो आपको अवेलेबल करवाया एग्जाम ओरिएंटेड, टू द पॉइंट, सिलेक्शन ओरिएंटेड मैटर है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित संख्या में लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पंक्ति की व्यवस्था आ गई, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, और संख्या नहीं बताई, मतलब कुल संख्या पूछेगा, संख्या वाला सवाल यहां पर है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, संख्या यहां पे चेक करवाएगा कुल व्यक्तियों की, ठीक है। देखो, और एक मॉक के अंदर मैंने एजिटेस ऐसा सवाल रखा है जिसमें संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। हर एक वैरायटी में वो रखता हूं जिसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के, और मैं धड़ल्ले से बोलता हूं कि मैंने करवाया है, चेक करो, ठीक है। और ये है ट्रस्ट का मतलब, कि जब आप ट्रस्ट करते हो आपको वो चीज मिलती है जो एग्जाम में पूछी जानी है, ठीक है। और ये इस लेवल पे एक्सपीरियंस तब जब आपके हर एक एग्जाम को मैंने करवा रखा है, तब जाके मैं बता पाता हूं कि हाँ आपके कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, क्या एग्जाम के अंदर आएगा, और उन्हीं के ऊपर बेस्ड ऑन मॉक्स होते हैं। मॉक्स 1 करवाऊं, 2 करवाऊं या 5 करवाऊं, करवा दूं तो देखना है, एग्जाम क्रैक करनी है, तो ये नियम बना लो बस, ठीक है। या कोई भी सेशन में लेटेस्ट एग्जाम का लेकर के आता हूं, उसको सॉल्व करो, सीक्वेंसिंग कर रखी है, टॉपिक वाइज है सभी के अंदर, मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको ही करनी है, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आपके अलावा, ठीक है, आपको ही करनी पड़ेगी,
बस इतना है कि आप कहीं भी अटकोगे तो आपको पता है कि सर ने सब करवा रखा है, वहां से देखना है। और मैं तो कहता हूं सुनो उनको, आर्ग्यूमेंट को सुनते चलो और खुद प्रैक्टिस किया करो साथ के साथ, और वहां पे प्ले कर लो जहां मेरे सॉल्यूशन चल रहे हैं। स्पीड को मैच करो, ठीक है। स्टार्टिंग में स्लो करके देखो मुझे, बाद में नॉर्मल पेस पे आओगे, शायद प्रैक्टिस करने के बाद में एक स्टेज ऐसी आएगी आप फास्ट फॉरवर्ड भी देखोगे उसको, ठीक है। अब देखो प्रश्न है हमारे पास, निश्चित संख्या में लोग बैठे, यहां बोला इसने एन पी के बाएं तीसरा, पी का बायां तीसरा, आगे देखो एम एन के बाईं और तीसरे स्थान पे, एन के बाईं और तीसरे स्थान पे, एन के बाईं और तीसरा, आगे देखो ओ एम के बाएं से तीसरे स्थान पे है, ओ एम के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो ओ हमारे पास में एम के बाएं तीसरे स्थान पे, ठीक है। आगे एम ओ और एन के बीच में बैठा है, एम ओ और एन के बीच में बैठा है, ठीक है। एन एम और पी के बीच में बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। अन्य व्यक्ति नहीं है तो हमारे पास कितना हो गया, इन सबके बीच में तीसरे का मतलब क्या है, इसके बाएं पहला, दूसरा और तीसरा, दो दो व्यक्ति हैं प्रत्येक के बीच में बस, ठीक है। कितने हो गए, तीन, तीन छह, तीन नौ और एक 10, 10 हमारे पास में होगा, ठीक है। ये आपके पास में एक तरीके से रैंकिंग का पूरा फ्लेवर इसमें था, रैंकिंग प्लस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एक साथ पूछ लिया गया। ऐसा कॉम्बिनेशन लास्ट टाइम भी ट्राई किया गया था, उसी तरह का ये सवाल आपके पास में था। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में 7 व्यक्ति ABCDEFG उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। 7 लोग हैं, सीधी रेखा में बैठे हैं, तो हमने कहा ठीक है भैया 7 हमने बिठा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास यहां पर है। अब आप देखो डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी यहां पे है, इसके बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो डी और ए के बीच में हमारे पास में 2 व्यक्ति हैं, तो ए या तो इधर होगा 2 व्यक्ति छोड़ के, या ए इधर होगा, अभी फिक्स नहीं है हमारे पास में। बी सी के दाएं से 5वें स्थान पे, सी के दाएं 5वां, तो सी के दाएं 1 2 3 4 और ये 5वां है बी, तो टोटल हो गए हमारे पास में यहाँ पे 6 व्यक्तियों की व्यवस्था, ठीक है। आगे देखो जी ई के निकटतम दाएं, लेकिन ए के कहीं बाईं ओर बैठा है, ठीक है। ए के कहीं बाईं ओर बैठा है, इस चीज को पढ़ना। अगर ए, ध्यान से देखो, ए अगर यहां पे है तो ए का बायां तो संभव है ही नहीं, मतलब ए यहां नहीं हो सकता, ए बैठा यहीं पे है। अब ए के बैठने से एक चीज निश्चित हो गई कि सर अब इनका भी पता लग गया, इनके बीच में 4 लोग हैं, इनकी संभव व्यवस्था केवल ये हो सकती है, और कोई व्यवस्था सी और बी की हमारे पास में नहीं हो सकती, ठीक है। अब आ जाओ, इसने कहा जी ई के निकटतम दाएं हैं, जी ई के निकटतम दाएं, तो ई के निकटतम दाएं जी बैठा है, 2 लोग यहीं बैठ सकते हैं और कहीं नहीं बैठ सकते, ठीक है। ए के कहीं बाईं ओर बैठे हैं, वो तो है ही। सबसे दाहिनी ओर कौन बैठा है, सबसे दाहिनी ओर ए बैठा है, जो आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर। बी करेक्ट आंसर हमारे पास में यहां पर होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, कथन के बाद में निष्कर्ष आपको दे रखे हैं, देखें यहां है हमारे पास में, भारत में ईंधन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत वृद्धि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह सवाल है कथन व इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान का, ठीक है। अनुमान फिर भी इसके लिए एक सही शब्द नहीं है, ठीक है। अनुमान या मान्यता सही शब्द नहीं है, पर इन्फ्रेंस एक तरीके से आप ये कह सकते हो फैक्ट के साथ में एक कहीं ना कहीं निष्कर्ष टाइप का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। भारत में ईंधन की कीमतें दिन में दिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, कि भारत के अंदर ईंधन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और कोई ऊपरी लिमिट नहीं है, ऐसे फिक्स नहीं है कि भैया इससे ज्यादा नहीं करेंगे, बस बढ़ाए जा रहे हैं बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। काम जो चीज 50-60 रुपए में अवेलेबल होती थी, आज वो 110, 115, 120 रुपए की बिक रही है, बट कोई ऊपरी लिमिट नहीं है भैया, डबल हो गया तो हो गया, चल रहा है, सालों से चल रहा है, ठीक है। तो इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जो कथन में दिया जाता है उसको आपको पूर्णतः सत्य मानना है। अब इसने तो ये कह दिया कि गधे के 100 पांव हैं,
बस इसने कह दिया तो है, जब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होगा तब तक वो चीज सही है। जो कथन में दे दिया वो पूर्णतः सत्य आपको लेना है। फिर उसके बाद में आपको आना है इन्फ्रेंस के ऊपर, ठीक है। जो इन्फ्रेंस होता है ना, इन्फ्रेंस हमारे पास में आता है इसी कथन से, कथन से ही आने वाली चीज हमारे पास में इन्फ्रेंस होगी, कथन से ही घटित होने वाला हमारे पास में कोई भी फैक्चुअल या विदाउट फैक्ट का जो डेटा है हमारे पास, जो कि यहां कथन से लाया जा सकता है, वो करेक्ट होगा। अब देखो, पहला है हमारे पास सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट कट डाउन देयर रेस्पेक्टिव टैक्सेस ऑन फ्यूल, कि सेंट्रल और स्टेट ने रेस्पेक्टिव फ्यूल पे जो हमारे पास में टैक्स है उसको कट डाउन नहीं किया, ठीक है। अब आपको ये बात तो सही कर रहा है, पर आपसे सही बात पूछ कौन रहा है? पूछा क्या किसी ने? नहीं पूछा। इन्फ्रेंस की बात हो रही है, यहां बात हो रही है कथन से क्या घटित किया जा सकता है, ठीक है। ये सवाल में तो डेटा ऐसे ही देंगे, पढ़ के लगेगा बात तो सही है, पर बात सही आपसे पूछ कौन रहा है? पूछा क्या किसी ने? पूछा नहीं पूछा। इसने पूछा इन्फ्रेंस का। किसका पूछा? इन्फ्रेंस का। इन्फ्रेंस मतलब जो कथन से लाया जा सकता है, ठीक है। यहां खुद की बुद्धि नहीं लगानी कि हम तो समझदार है, हमें तो पता है गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा कर रखा है इसीलिए प्राइजेस ज्यादा है, हम कोई बाड़क थोड़ी है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। पर आपकी नॉलेज यहाँ पे नहीं पूछी जा रही, यहाँ आपको समझना है इन्फ्रेंस क्या होता है। इन्फ्रेंस होता है हमारे पास में जो कि स्टेटमेंट से घटित किया जा सकता है। स्टेटमेंट ने कहीं नहीं लिखा यहाँ पे कि इसका कारण सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, या वो ट्रेडिंग है जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ रहा है उसके रेट्स बढ़ गए, या जो बेच रहा है उसने प्राइस हाई कर दिया है, हमें नहीं पता। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट गलती किस चीज में करता? वो मान के देखता है हमारे देश में यही चल रहा है, वही पूछा होगा, और हम तो ज्ञानी, हमें सब पता है, हम तो इसको सही करेंगे। और आई थिंक ये ऐसा सवाल है जिसको सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने जो है गलत किया होगा। सबके और सर इसमें गलत क्या है बताइए ना, इसमें गलत क्या है? तो सही लग रहा है। मैं कि हाँ यार याद सही तो लग रहा है, बात तो सही है, सर इसमें कुछ गलत है क्या? मैंने कहा नहीं है गलत, क्या गलत होगा बताओ। इसने कहा कि टैक्स ज्यादा है, तो हाँ बिल्कुल है, टैक्स ज्यादा है, कारण है, लेकिन इसने तो इन्फ्रेंस पूछ रखा है ना, यहाँ पे अनुमान पूछ रखा है, कथन से जो चीज घटित की जा सकती। अब ये तो आपको मान लो आप भारत के हो ही नहीं, ऐसा सोच के देखो, सब कुछ साइड कर दो, फिर देखो आपसे यहां से कुछ इन्फ्रेंस निकलवाना है, यहां तो कुछ जिक्र ही नहीं है इन चीजों का, ठीक है। अगला देखो, इन्फ्लेशन इन दी इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग दी राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई का असर ईंधन की बढ़ती कीमतों पर पड़ रहा है। कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई है उसकी वजह से ईंधन की कीमत बढ़ रही है, फिर से वही कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में महंगाई है, महंगाई के कारण ईंधन हमारे देश में बढ़ गया। भाई देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, देयर कैन बी मोर देन 100 रीजंस, ठीक है, 100 से ज्यादा रीजन हो सकते हैं। आपके ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ रही है, आपको रूट चेंज करना पड़ रहा है अपने ऑयल को मंगवाने के लिए, जिस देश से आप मंगाते हो, जिस देश से मंगवाते हो तो वहां ऑयल खत्म हो गया, किसी दूसरे देश से ऑयल लाया जा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। बहुत तरह के रीजंस आपके पास में हो सकते हैं, ठीक है। और ये तो एक तरीके से अजम्पशन करना है, कथन में कुछ कहा नहीं और खुद से मान रहे हो, तो ऐसा कोई अजम्पशन आपको यहां पर नहीं लेना है, आपको इन्फ्रेंस लेनी थी जो इससे घटित की जा सकती है। दोनों के दोनों यहां पे हमारे पास में क्या होंगे? फॉलो नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्रेंस की बात आ रही है, एक तरीके का निष्कर्ष ही है ये, एक तरीके का निष्कर्ष है, और जो फैक्ट और चीजें हमको यहां दे रखी हैं उन्हीं फैक्ट और चीजों से हमारे पास में ये आना चाहिए, ठीक है। कथन से बाहर आपको नहीं जाना होता, ये चीज डायरेक्शन में स्पेशली मेंशन और होती। ओके, नेक्स्ट हो, ये हमारे पास में जो टेलीग्राम चैनल है जहां आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल है, ये जो सेट है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलेंगे, यहां देखिए नीचे एक कथन दिया गया है, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड क्रमांक के 2 संभावित कारण दिए गए। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय ले कि दोनों में से कौन कथन में दी गई घटना अवलोकन जानकारी की व्याख्या करता है, ठीक है। देखो कथन एक तरीके से हम लोगों को दिया गया था, यहां पे किस प्रकार से दिया गया है? एक सिचुएशन के आधार पे, ठीक है। बस पूरा पैराग्राफ नहीं दिया, पिछली बार सिचुएशन एंड निष्कर्ष कहा था, इस बार इस तरीके से कहा गया है। देखिए, इन इंडिया लार्ज सिटीज हैव अट्रैक्टेड माइग्रेंट पॉपुलेशन फ्रॉम अक्रॉस रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो कथन में दे दिया वो सत्य, कि लार्ज सिटी जो हैं वो उन्होंने माइग्रेंट यानी कि जो गांव छोड़ छोड़ के और सिटी के अंदर आ रहे हैं उनको काफी अट्रैक्ट किया, उनको अपॉर्चुनिटीज दी हैं, उनके लिए जॉब हैं, छोटे छोटे व्यवसाय हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया 6 लार्जेस्ट सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद
अप्रोक्सीमेटली 48% रूरल एरिया से वहां पे माइग्रेंट आए। ये जानकारी इसने दी और इसके आधार पे ये पूछ रहा है भारत में बड़े शहरों में देश के ग्रामीण हिस्सों से प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 6 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। निवासी ग्रामीण प्रवासी थे। ठीक है, देखिए माइग्रेशन हैपन्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर करियर एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इन सिटी। यहां पर कारण की बात है, तो ये वो सवाल है जो आप लोगों से अपना दिमाग खर्च करवाएगा। इन्फ्रेंस नहीं करवाता, अजम्पशन भी दिमाग खर्च नहीं करवाता, सब कुछ कथन के आधार पे सोचना होता है। यहां आपको दिमाग खर्च करना होता है। यहां आपको कारण पूछा है कि शहरों में बेहतर करियर और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण यह प्रवासन हुआ है। यानी कि ये लिटरली आप लोगों की जो सोशल इंटेलिजेंस है, आपकी जो समझ है, उसको चेक कर रहा है। अब दो उत्तर, क्योंकि यहां कोई कथन से लेना देना नहीं, यहां तो कारण पूछ लिया आप लोगों से। स्टेटमेंट एंड कॉज यहां पे पूछा गया है, जिसके प्रश्न कभी पहले एसएससी के अंदर नहीं पूछे गए, लगभग न के बराबर पहली बार ये पूछा गया स्टेटमेंट एंड कॉज। ठीक है, तो यहां देखो शहरों में बेहतर करियर और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण प्रवासन होता है। बिल्कुल सही बात है, कारण सही है भाई। शहरों में बेहतर करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं, आर्थिक संभावनाएं हैं, उसकी वजह से वो आते हैं। पैसा कमाने आता है हर कोई आदमी, पैसा नहीं कमेगा तो परिवार नहीं चलेगा, घर परिवार नहीं चलेगा। ठीक है, उसी के लिए मारामारी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो डेफिनेट सी बात है उसी के लिए जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई खेतों के बजाय वो शहर जाके कोई भी काम कर लेगा तो पैसा कमा लेगा, इसलिए वो भागा भागा शहर में आता है। अगला, माइग्रेशन हैपन्स बिकॉज पीपल लाइक ट्रेवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू सिटीज। प्रवास इसलिए होता है क्योंकि लोग यात्रा करना और नए शहरों की खोज करना पसंद करते हैं। तो ये लोगों को घूमना पसंद है, आ जाते हैं, चलो आज जयपुर घूम के आते हैं, चलो आज लखनऊ घूम के आते हैं, चलो आज पटना घूम के आएंगे, ठीक है, भागलपुर घूम के आएंगे, चलो आज झारखंड देखेंगे, भुवनेश्वर घूम के आएंगे। तो ये कोई कारण नहीं हुआ कि भाई घूमने के लिए आ गए, माइग्रेशन की बात हो रही है, वो लिटरली आ गए, यहाँ पर काम करने लगे, रहने लगे, किराए पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई कॉज हमारे पास नहीं है, केवल और केवल पहला हमारे पास में एक राइट पॉसिबल कारण यहां पर होगा। ये वो सवाल होता है कॉज वाला, जिसके अंदर वास्तव में आपको अपने लेवल पे सोचना होता है, आपकी समझ, आपकी सोशल इंटेलिजेंस जो कि उस टाइम पे है, उसके आधार पे। आगे चलें, कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है, भले में सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको यह तय करना है कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करेंगे। देखें, यहां हमारे पास में कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष है। ये सिलोजिज्म आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहां हमको दिया गया है, देखें सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन बुक है। तो ये टाइम बचाने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखें, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल, मतलब कम नहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम हो ना, सबको कहा कि इस तरीके से ही करना है, बहुत टाइम बचाता है। PEN लिखते हो ना, इतने में P तुरंत लिख के आप 1/4 टाइम कर लेते हो, और जब आप एक एक सेकंड के लिए लड़ोगे तब तो जाके जीत होती है। ठीक है, तो देखिए कुछ पेन हमारे पास में बुक हैं, और आगे देखो ऑल बुक्स आर सी, सारे बुक्स हमारे पास में क्या है, सी है। आगे देखेंगे कुछ सी एस हैं, कुछ सी हमारे पास एस हैं, ये एस हो गया। ठीक है, अब देखो किलर आर्गुमेंट यहां पे आपको मिलेगा। देखो क्या किलर आर्गुमेंट मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारे पास में कॉमन है। किस किस में कॉमन है कि सर यहां किलर आर्गुमेंट मिला उड़ाने के लिए। क्या किलर आर्गुमेंट है कि पी, सी और बी के अंदर हमारे पास में एक रीजन कॉमन है, एक क्षेत्र कॉमन है तीनों के, मतलब, और तीनों में कॉमन होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे निष्कर्ष सही होंगे। कितने पूछने उतने पूछ, एक साथ सही होंगे सारे। ठीक है, तो यहां देखो इसने कुछ का पूछा एस और पी के अंदर। ठीक है, तो एस और पी तो दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों में तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो गलत होगा। बी और पी में पूछा है तो बी और पी में तो हमारे पास निश्चित रूप से सही होगा किलर आर्गुमेंट से। ठीक है, बी और सी में पूछ लेता तो भी सही होता। कुछ बी सी है सही होगा, कुछ सी बी है सही होगा, कुछ पी बी है सही है, कुछ बी पी है सही है, कुछ पी सी है सही है, कुछ सी पी है सही है। कितने पूछेगा, किलर आर्गुमेंट है हमारे पास में। ठीक है,
ऐसे आर्ग्यूमेंट जो कि अभी ये 2 निष्कर्ष पूछ रहे हैं, 2 के बजाय अच्छा लेवल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है, 10 पूछ भाई तू, क्योंकि हमारी मेंटालिटी अब इस लेवल पे है, क्लियर आर्ग्यूमेंट पता है कि इन सवालों को फटाफट चुटकी उड़ाएंगे, निष्कर्ष डायग्राम बनते ही दिखने लग जाते हैं। कॉमन एरिया इन तीनों के बीच में कुछ के सारे निष्कर्ष सही, सारे पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव सारे निष्कर्ष सही गलत होंगे, नेगेटिव सारी संभावनाएं गलत होंगी, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन ही निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ओनली सेकंड हमारे पास में यहां पर करेक्ट यहां पर होगा, कौन से में है, डी विकल्प में आप लोगों को दे रखा है। आगे चलें, पहला तो था सम एसआरपी, तो एस इधर है, पी इस तरफ है, कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आएंगे, ये हमारे पास में टॉपिक वाइज अगर आप लोग जो हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको परेशान करने वाला सिलॉग का टॉपिक, ठीक है, सिलॉग की बात करें, सिलॉग के किलर आर्गुमेंट के ऊपर क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, मतलब उसमें किलर आर्गुमेंट आप लोगों ने देख लिया तो ये सवाल मजाक बन जाएंगे आप लोगों के लिए, चुटकियों में सेकंड्स में सिलॉग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस लेवल पे बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी। फिगर सीरीज में आप परेशान होते हो, बहुत शानदार क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है जो अवेलेबल है टॉपिक वाइज सेक्शंस के अंदर। आपको एनालॉजी परेशान करता है, कोडिंग डिकोडिंग परेशान करता है, या आपको क्लासिफिकेशन परेशान करता है, ये सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में अवेलेबल है। इनसे प्रैक्टिस करो, सेट से प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट में कमी लगती है तो कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए बैचेस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी बुक की आवश्यकता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यहां देखिए एक प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड अंकित हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं, ठीक है। देखो, डाटा पर्याप्तता के ऊपर यह सवाल पूछा गया है, ठीक है। इन सवालों के लिए क्या अप्रोच या थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इसके ऊपर हमेशा सवाल पूछा जाता है। पिछली बार 2022 का जो मेंस हुआ था, ये 2023 का प्रश्न है। 2022 के मेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे डाटा सफिशिएंसी को लीनियर व्यवस्था के साथ या सर्कुलर व्यवस्था के साथ मर्ज कर दिया था, ठीक है। तो ये एकमात्र एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोगों से डाटा सफिशिएंसी के सवाल ब्लड रिलेशन पे पूछ ले, डायरेक्शन पे पूछ ले, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर पूछ ले, सिटिंग अरेंजमेंट पजल के ऊपर पूछ ले, या आपके पास में और किसी टॉपिक के ऊपर पूछ ले, कुछ ही पूछा जा सकता है। रीजनिंग नहीं, मैथ के ऊपर पूछ ले इसके अंदर सवाल, या आपका इंग्लिश के ऊपर पूछ ले, कहीं से भी पूछ सकता है। डाटा पर्याप्तता मतलब क्या थॉट प्रोसेस हो इस क्वेश्चंस के अंदर वो बताता हूं। आपको एक प्रश्न दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो प्रश्न आपके पास में है, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, ठीक है। तो किशोर सुजाता से कैसे रिलेटेड ये आपको बताना है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, आप क्या कहोगे, सर बता दो मुझे तो रिलेशन, अभी चेक करके बता दूंगा आपको क्या आंसर होगा, है कि नहीं। आपको इसका उत्तर चाहिए, बस इसका क्या चाहिए, उत्तर चाहिए। अब आपके पास में हर एक जो यहां स्टेटमेंट है वो एक तरीके से आपको आंसर बताने के लिए आएगा। उसकी बात सुनो, तो पहला आया, पहले की बात सुनो क्या बोल रहा है। आपका है किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, ठीक है, ये बताना है। इससे पूछा भाई बता किशोर सुजाता से कैसे संबंधित है। इसने कहा कि नव्या किशोर की बेटी है, किशोर की बेटी है, विनीता किशोर की पत्नी है, किशोर की पत्नी है, नव्या बेटी है। आपने इसके कान मरोड़ दिए दोनों कि तेरे से पूछा कि किशोर और सुजाता का संबंध, तूने किशोर किशोर का बता दिया, किधर है सुजाता, कहां से लाएं, कैसे देखें उसका रिलेशन। तो भैया ये अकेला तो उत्तर नहीं दे पाया, ठीक है। आप ये समझ लो आपके सर पे रखिए बंदूक, उत्तर चाहिए वरना उड़ जाएगी खोपड़ी। और ये नालायक आपको बताया नहीं सुजाता का है, तो इसके कान मरोड़ के दूसरे को बुलाया, आ भाई दूसरे स्टेटमेंट तू भी आ। दूसरा आया आपके पास में, ठीक है। इससे पूछा कि तू बता किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। ये बोला ठीक है मैं बताता हूं। इसने कहा अमन इज द ब्रदर ऑफ नव्या, कि अमन जो है हमारे पास में वो नव्या का भाई है, नव्या का भाई है। सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन, अमन की एक ही डॉटर है सुजाता, ठीक है। अब इसकी बात सुनी और आपने इसको बोला कि अरे नालायक तेरे से पूछा था किशोर का सुजाता से क्या संबंध है, और तू बता रहा है यहां पे सुजाता की बात कर ली तो किशोर गायब है। तो ये भी अकेला उत्तर नहीं दे पाया,
दोनों अकेले नहीं दे पाए। लेकिन अगर आपने तर्क लगाया कि दोनों को मर्ज करो, दोनों की बातों को एक साथ रख के उत्तर पता लगा सकते हैं क्या, तो दोनों की बात आपने सुनी, दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सर यहां दे रखा था किशोर की वाइफ है विनीता और इसकी बेटी है नव्या, यहां दिया है नव्या का भाई है अमन और अमन की बेटी है सुजाता। ये देखो अब आ गया हमारे पास किशोर और सुजाता में संबंध। किशोर और सुजाता क्या, किसी भी दो में पूछ लो, दोनों को मिलाने से आंसर आ गया, दोनों को आधी आधी इंफॉर्मेशन थी। तो आप क्या कहोगे कि दोनों अकेले तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप कहेंगे यहां पे दोनों एक साथ, बोथ टुगेदर, आइदर और मत लगा देना इसमें, दोनों एक साथ चाहिए, दोनों के पास आधी आधी जानकारी है, तो बोथ टुगेदर आर नीडेड, दोनों एक साथ आवश्यकता है इस प्रश्न का आंसर देने के लिए और आपकी खोपड़ी बचाने के लिए। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस होता है इन प्रश्नों के अंदर जो आपके डेटा सफिशिएंसी के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलो, अगला हमारे पास में देखिए एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद फर्स्ट और सेकंड लेवल वाले दो कथन दिए गए हैं, पहचाने की कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहां फिर से जैसा कि लास्ट ईयर पूछा गया था 2022 के पेपर के अंदर, ठीक है, पूछा तो इसी साल गया था, लेकिन 2022 मेंस के पेपर के अंदर भी आप लोगों से सिटिंग अरेंजमेंट प्लस डाटा पर्याप्तता को मर्ज करवाया था। इस बार भी एक प्रश्न उसी तरीके का आप लोगों से पूछा गया है। देखिए यहां क्वेश्चन है आपके पास ए बी सी डी ई एफ सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये लीजिए सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को बैठाने का तरीका हमारे पास में होता है ये। अब आगे देखो, ईच ऑफ देम फेसेस आइदर द सेंटर और ऑफ द टेबल और आउटसाइड, या तो सेंटर को फेस कर रहे हैं या बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, या तो सेंटर की तरफ मुंह है या बाहर की तरफ मुंह है। इन विच डायरेक्शन इज डी फेसिंग, डी का मुंह किस दिशा में है, और फिर रख दी आपके खोपड़ी पे बंदूक कि बता इसका उत्तर, वरना है गोली पार। ठीक है, तो आपने भैया राम नाम जपा कि आपको चाहिए डी का मान क्या होगा, डी किधर देख रहा है, अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है आप लोगों का, ये इसका जवाब आपको चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं कथन आपकी जान बचाने के लिए, आप इनके हाथ जोड़ते हो, प्राणीनाथ बताओ हमको डी किधर देख रहा है। ठीक है, तो पहला बोलता है मैं बताता हूं, तो आपने इसकी बात सुनी कान खोल के, ये बोला बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकंड है, बोथ आर फेसिंग दी सेंटर, दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो आपने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इससे मुझे पता चल गया यहां पे कि एफ जो है एफ के सेंटर की तरफ देख रहे हैं, राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकंड है, तो बी आ गया यहां पे और दोनों सेंटर की ओर है। आगे चलो, ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ध्यान से देखना, अगर 2 लोग बैठे हैं तो आमने सामने होंगे, और ए और ई यहां नहीं हो सकते, दोनों यहां नहीं हो सकते, ए और ई को होना पड़ेगा एक व्यक्ति इधर और एक व्यक्ति यहां पे। अगर इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तो ऐसा आमने सामने की स्थिति में ही होगा 6 लोगों में, आइदर साइड्स, फ्रॉम दी आइदर साइड्स, बोथ ए एंड ई आर फेसिंग दी सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब या तो दोनों बाहर या दोनों अंदर। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए बी का नेबर नहीं है, तो ए यहां बी के पास नहीं होगा, यहां हो जाएगा ई और इधर हो जाएगा ए हमारे पास। ठीक है, अब भी हमारे पास डी का आता पता कोई भी नहीं है, ए इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ बी, इतना बताया इसने। फिर आपने कहा आगे बता उत्तर आने वाला है, इसने बताया नहीं। ठीक है, आपने मरोड़ा कान भरी चाबीर बोला साइड हो, दूसरे स्टेटमेंट को आने दे। ठीक है, तो ये तो अकेला भैया उत्तर नहीं बता पाया, उत्तर चाहिए था डी किधर देख रहा है जान बचाने के लिए, ये नहीं बता पाया अकेला। आगे चले, अगला सी इज फेसिंग दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, सी बी की अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, यानी कि बी जिस दिशा में देखेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सी देख रहा है। डी इज सिटिंग टू दी सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, यहां देखो इसको पढ़ते ही क्लियर है कि ये अकेला नालायक तो 2 स्टेटमेंट बता रहा है, यानी कि अकेला तो उत्तर नहीं ला पाएगा, अकेला तो उत्तर नहीं ला पाएगा, 6 लोगों की व्यवस्था है, अकेले का कैसे पता लगेगा जब तक डी का हमको ठिकाना नहीं पता हो। ठीक है, सी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, हमें बी की डायरेक्शन नहीं पता, अकेला उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन इसको मर्ज करो, वहां पे
ठीक है, इसको भी वहां पे मर्ज करो। सी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, दोनों की बात रखो यहां पे, दोनों की बात मिलाकर के उत्तर लाया जा सकता है क्या? सी बी की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है भैया, बी की अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है, यानी कि सी बाहर देखेगा, सी कहां देखेगा? बाहर की तरफ देखेगा, क्योंकि बी अंदर देख रहा है, पहले के साथ मर्ज किया हमने। डी इज सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है, सेकंड लेफ्ट क्या होता है? सेकंड टू दी लेफ्ट, बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सी के बाईं और दूसरे स्थान पे। अब देखो, सी के बाईं और दूसरे स्थान पे है और सी बाहर की ओर देख रहा है, तो ऐसा तभी संभव है जब सी देखेगा बाहर की ओर और सी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा डी यहां पे, ठीक है, डी यहां पे आ जाएगा। डी सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, ये हमारे पास यहां पर हो गया, ठीक है। अब देखो, ये व्यवस्था तो आ गई, ए और ई सेम दिशा में थे, इनका तो ठीक है। डी के बारे में यहां पे चर्चा करिए, हमसे पूछा है कौन सी डायरेक्शन डी फेस कर रहा है, यानी डी का मुंह किधर है, अंदर है कि बाहर है? ना तो इस नालायक ने बताया डी का मुंह किधर है, और ना ही इस भाई साहब ने बताया कि सी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। कोई चर्चा नहीं करी, डी के फेस की चर्चा ही नहीं करी इसने, ठीक है। ना ही हमारे पास कोई इनिशियली की जानकारी थी कि किधर है, मतलब दोनों मिलके भी पर्याप्त नहीं है, दोनों मिलके भी नहीं बता पाए और हो गई पार खोपड़ी, ठीक है, दोनों ने मरवा दिया आपको। तो आप कहोगे कि आर टुगेदर आर सफिशिएंट, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दोनों के दोनों एक साथ भी सफिशिएंट नहीं है। आगे चले, प्रश्न है हमारे पास, उस सही विकल्प का चयन करो जो दिए गए शब्दों को, व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है, ठीक है। लॉजिकल मैनर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, शर्ट पीस, थ्रेड, शर्ट, फैब्रिक और कॉटन, ठीक है। ये एकदम रूट नॉलेज चेक करने वाला सवाल है, आप लोगों की एकदम कोर नॉलेज जो है उसको चेक करने वाला प्रश्न, ठीक है, जो आपका चेक करेगा कि आप कितना अच्छे से जानते हो कि जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, कॉटन का कपड़ा तो बना कैसे होगा। तो सबसे पहले कॉटन उगाई जाएगी, कॉटन ही नहीं होगी तो ना बनेगा धागा, ना बनेगा कपड़ा, ना बनेगी कपड़े से शर्ट या फिर टी शर्ट या कोई भी चीज, ठीक है। सबसे पहले आएगी कॉटन, कॉटन उगाई जाती है, ठीक है। अब कॉटन से सबसे पहले बनता है हमारे पास में क्या बनेगा, कॉटन से धागे बनाओगे, तो कॉटन से धागे बनेंगे सबसे पहले, धागे आते हैं ना, आप गट्टी आती है वो धागे की, मशीन में लगाते हो फिर उससे सिलाई करते हो, तो कॉटन से सबसे पहले धागे बनेंगे। धागे से आपके पास में जो है क्या आएगा, फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक आपके पास में होगा, इससे आपका बनेगा शर्ट का पीस बनाओगे फैब्रिक से, और शर्ट पीस से शर्ट आपके पास तैयार है। मतलब 5 से शुरुआत और 4 पे खत्म, 5 से शुरुआत 4 पे खत्म, 5 से शुरुआत 4 पे खत्म। अब ये बोलता है 5 के बाद 3 और फिर 1, यहां हम देख सकते हैं लास्ट में 1 के बाद 4 होगा, तो 1 के बाद 4 इसमें है। सबसे पहले कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से फैब्रिक, फैब्रिक से शर्ट का पीस, शर्ट के पीस से शर्ट, यानी कि सबसे पहले थ्रेड्स बनाएंगे उसके कॉटन के, उन थ्रेड्स से हमारे पास बनेगा फैब्रिक यानी कि कपड़ा, ठीक है। कपड़े से कपड़े का बड़ा टुकड़ा लेके, एक बड़ा टुकड़ा हमने काट लिया, उस बड़े टुकड़े से सिलसिला के आपकी शर्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस होता है जनरली, जो कि एक नॉर्मल सोशल इंटेलिजेंस को आपके यहाँ पर चेक करता है। सोशल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में जो मेंशन होती है ना, ये सारे टॉपिक्स आपके पास उसके अंतर्गत आ जाते हैं। भले जी के बेस्ड आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए, या यहाँ पे लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर के ऊपर सवाल पूछा जाए, या आपसे वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए लॉजिकल नॉलेज को चेक करने वाला, या आपके पास में प्रतिस्थापन कोडिंग के अंदर जी के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो बहुत सारे सेक्शन हैं जिसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उनमें से आपके पास ये एक हो जाता है। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास में देखिए, ये सारे के सारे सेट्स मैं आपको करवा चुका हूं, और अगर आप सीरियस हैं, कोई भी एग्जाम आपको 2024 और 25 की क्रैक करनी है, तो आपको यहाँ जो अवेलेबल हैं सेट्स, इनमें से लेटेस्ट एग्जाम के 50 से 75 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप स्टेट लेवल यूपी बिहार के एग्जाम है, या राजस्थान के एग्जाम है, या हरियाणा के एग्जाम है, या आपके पास में उड़ीसा के एग्जाम है, झारखंड के एग्जाम है, आपको यही प्रीवियस ईयर देखते हुए चलना है। आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर्ड है,
ठीक है, आप सबका ध्यान है मेरे को, हर एक एग्जाम नहीं करवाई जा सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको इन्हीं से प्रैक्टिस करते हुए चलना है और इनका बेनिफिट आप लोगों को बहुत स्ट्रांग लेवल पे मिलेगा। 50 से 75 का एक नियम बना लो कि कम से कम 50 क्वेश्चन तो डेली करने, मतलब ये लगभग 50 से 60 मिनट 1 घंटे का समय लगे, इतना डेडिकेशन तो चाहिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को कम आंकोगे, कम प्रैक्टिस करोगे तो उसका रिजल्ट एग्जाम के अंदर आपको उसी लेवल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग के अंदर स्टूडेंट इग्नोर करता है, मैथ के अंदर ज्यादा टाइम दे देगा, उसका गेन नहीं है कोई, आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा, गेन नहीं होगा उसकी वजह से कुछ, ठीक है। मैथ ज्यादा पढ़ोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि 25 में से 20 क्वेश्चन होते हैं तो 20 की जगह 21 कर दोगे, लेकिन रीजनिंग में इतना है कि रीजनिंग को डेली 1 से 2 घंटा दे दिया ना, तो यहां बहुत चांसेस हैं कि आप बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हो तो आप ऑलमोस्ट पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने करके देखा है। नेक्स्ट चलें, यहां देखिए ये नॉन वर्बल का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है हमारे पास में। 5 क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए गए आरेख को घन के आकार में मोड़ा जाता है, कौन सा प्रतीक इस पावर के विपरीत होगा, ठीक है। देखो खुला पासा है, खुले पासे का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एकांतर सतह एक दूसरे की विपरीत होती है, इसका विपरीत होगा ट्रायंगल, कौन से विकल्प में, सी में। खुला पासा एकांतर सतह एक दूसरे की विपरीत, इसकी विपरीत होगी ये वाली सतह और इसकी विपरीत होगी ये वाली सतह। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए फिगर कंप्लीशन के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। देखें यहां हमारे पास में ये आकृति, इसको कंप्लीट करोगे तो इस तरीके से आएगा, यहां कंप्लीट करेंगे ये आएगा, इधर हम लोग देखें तो ये हमारे पास में यहां पर हो जाता है, ठीक है। यहां नहीं है ऐसा, इसमें डेफिनेटली हमारे पास में ऐसा है, ये यहां नहीं है, यहां नहीं है, बी करेक्ट उत्तर है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ फिगर आप लोगों से पूछा गया। नेक्स्ट है अगला हमारे पास में देखिए फिगर सीरीज यहां पर पूछी गई है, ठीक है। फिगर सीरीज अगेन अच्छे क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड होते हैं और 2023 तो फिगर सीरीज का ईयर रहा है। फिगर सीरीज में आपको दिक्कत है तो इनके लिए स्पेशल सेशंस आपके जो है टॉपिक वाइज के अंदर अवेलेबल हैं। बलराम से रीजनिंग अलग से इसके लिए जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज की, जरूर आपको देखना चाहिए, इसका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस में क्या अप्रोच होनी चाहिए, इनमें आप सबसे पहले तो एग्जाम में क्या अप्रोच है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको इस तरीके से अगर इसके अंदर जो पैटर्न है, पोजीशन फिक्स है कि जिन पोजीशन पे हमारे पास एलिमेंट है उन पोजीशंस पे आपको ये इस तरीके से पोजीशंस बना लेनी, ठीक है, कि 6 एलिमेंट हैं इस प्रकार से। अब आप देखो यहां अगर देखा जाए तो जो आकृति थी ये रोटेट हुई हमारे पास में 90 डिग्री, ये देखो फिर 180 डिग्री रोटेट हो गया, फिर हमारे पास 90 डिग्री, तो अगली बार 180 डिग्री होगा तो ये इस तरफ आएगा, ऐसा यहां नहीं दे रखा, बाकी तीनों में है। चलो ये देख लिया, इधर देखो ये आर चला जाता है हमारे पास में, इसमें तो रोटेशन लग रहा है, क्या लग रहा है, रोटेशन 90 डिग्री का। इधर देखो ये आर जो था ये आ जाता है सबसे पहले, ठीक है, और बाकी सब आगे शिफ्ट हो जाता है। आर पहले आए पीटीएस, पीटी और एस इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो इधर तीसरा है ये इसके साथ में शिफ्ट यहां पर हो जाता है, ठीक है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। इधर देखो इधर रोटेशन है हमारे पास 180 डिग्री का, और यहां देखा जाए तो वही चीज है, इसमें वही चीज लग रही है, ये आया इस जगह पे, ये लास्ट वाली चीज आगे आती है और ये तीसरे नंबर वाला इसके साथ में रोटेट हो जाता है, ठीक है, इसके साथ चेंज हो जाता है, एस और टी आपस में इंटरचेंज हो गए। अगली बार वही पी और टी इंटरचेंज होंगे, पी आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये पी और आर इंटरचेंज होंगे, नीचे आएगा आर, नीचे आर नहीं है, नीचे आर नहीं है, नीचे आर सी में है, ठीक है। और आप देख सकते हो टी शुरुआत में आ जाएगा हमारे पास में, तो टी एस बॉक्स और ये हमारे पास में पी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, देखिए एनालॉजी आप लोगों से पूछी गई है। चित्र एक निश्चित पैटर्न से बी से संबंधित है, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति सी से डी संबंधित है, पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें से डी के स्थान पर रखा जा सकता है। तो ये हमारे पास ए और बी के बीच में पैटर्न है, पैटर्न को समझो। सर आकृति में कोई परिवर्तन नहीं है, देखते ही हम कह सकते हैं कि इसका 180 डिग्री घुमा दिया, इसको भी 180 डिग्री घुमा दो, पूरा घुमा है एकदम। पी भी इसी तरीके से हमारे पास में देखो ऐसा हो जाएगा। एरो की बात करें तो एरो हमारे पास इस तरीके से यहां पर होगा, ठीक है, ऐसा इसमें नहीं है,
इधर P यहां होना चाहिए था, इसमें नहीं है, D करेक्ट है। 180 डिग्री का रोटेशन लगाया है, तो एनालॉजिकली आपको चेक करना होता है कि इन दोनों में क्या सादृश्यता है। आकृति में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, केवल रोटेशन 180 डिग्री का जो आपको यहां पर लगाना है। आगे चले, प्रश्न हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाती हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित तो नहीं है। ठीक है, देखो सभी में 3-3 आकृतियां हैं प्रत्येक बॉक्स में, इस बॉक्स को कंसीडर नहीं करना आउटर वाले को, वो तो सवाल को दर्शा रहा है। बाकी 3 आकृति इसमें है, 3 ही इसमें है, 3 ही इसमें है, 3 ही इसमें, 3 ही इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। और देखो बीच में सर्कल, इधर एक हमारे पास में सर्कल 0 है, इधर 6 और यहां हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बाहर है। 1 2 3 4 5 6 7 7 आकृति, 7 भुजाएं बाहर, 3 भुजाएं बाहर और 4 अंदर। इधर हमारे पास 4 और ये हमारे पास 6। इधर देखा जाए तो हमारे पास 5 और 1 2 3 4 5 6 7 7 बाहर है। ठीक है, इधर देखो 3 और ये हमारे पास 5 बाहर है। ठीक है, देखो सेंटर आकृति को देख लो। सेंटर आकृति जो हमारे पास में है, सेंटर आकृति सभी में एक समानता है। इधर सर्कल था, इधर सर्कल है, इधर सर्कल है, इधर सर्कल है, यहां सर्कल नहीं है। बी हमारे पास में बाकी सबसे डिफरेंट है, बाकी सबसे अलग यहां पे है, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। फॉलो कर लेना आपको बलराम सर रीजनिंग को ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इसके साथ ही जो भी एस्पिरेंट हैं जिनको आगे 2024 और 25 में सीजीएल को टारगेट करना है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है बैचेस अवेलेबल हैं बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। और इसके साथ ही जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का मैटर आपको दिया जा रहा है, इनसे प्रैक्टिस तो आपको सिलेक्शन तक बंद नहीं करनी। जिसको कॉन्सेप्ट पे काम करना है वो कॉन्सेप्ट के लिए आए, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको, ये क्लियर होने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं है सिलेक्शन एश्योर हो गया। आपकी प्रैक्टिस सिलेक्शन तक बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाते। ठीक है, ओवरऑल अगर इसके लेवल की बात करें तो मॉडरेट भी इसको कहेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, ओवरऑल काफी आसान। हो सकता है टीसीएस के हाथ से टेंडर गया और उसकी वजह से पिछले 2-3 एग्जाम में मैंने महसूस किया कि ज्यादा मेहनत कर नहीं रहे हो क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, जैसे इसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, चारों सवाल एक ही जैसे, मतलब हद हो रही है। मेंस का पेपर है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, गुणा का पैटर्न पूछ रहा है, 5 दूनी 10। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से लो था स्तर कुछ क्वेश्चंस में, कुछ अच्छे भी थे, ऐसी बात नहीं है। और लॉजिकल के क्वेश्चन तो आपको वैसे अच्छे लगते हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते उसके अंदर, इन्फरेंस कैसे चेक करना, अजम्पशन कैसे चेक करना है। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस सेशन। आई होप आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा है तो एक कमेंट ड्रॉप जरूर करना है आप लोगों को। अपना स्कोर मेरे साथ शेयर करो, अगर मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ आपके सिलेक्शन के लिए, आपके अच्छे स्कोर मेंस के अंदर लाने में। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली मुझे कमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्म जरूर करना है। ठीक है, और आप मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे और किसी प्रीवियस ईयर के सेशन के अंदर। थैंक यू।